अस्सलाम वालेकुम। BSN सिक्स्थ सेमेस्टर बायोस्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है जो हमने स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट लेक्चर है BSN सिक्स्थ सेमेस्टर का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कोर्स के अकॉर्डिंग। अगर देखें बायोस्टैटिस्टिक्स का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली होती क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और बेसिकली ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये सारी बातें हम इनको बड़े आसान अल्फाज में समझेंगे। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को या बायोस्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए आपको पता हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी किया जाता है। तो इसके अलावा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है, डाटा क्या चीज़ है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखें जो डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन समझें कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हमारे पास पॉपुलेशन से रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स से मुतालिक कुछ फैक्ट्स हैं। पेशेंट्स स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो उनके रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स हो गए, या वो जो फैक्ट्स होते हैं वो जो हम हासिल करते हैं वो एक डाटा की फॉर्म में हमारे पास आते हैं, वो एक डाटा होता है। ठीक है, उस डाटा के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, डाटा का मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं डाटा का। और ये जो डाटा बेसिकली है ह्यूमन बींग्स का, ये मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। कुछ नंबर्स होंगे जिन डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनका बॉडी वेट, अब पेशेंट्स का जो बॉडी वेट है, वेट आप लेते हैं 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम हो गया, 75 किलोग्राम हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये दरअसल मैथमेटिकल टर्म्स हैं, 60, 70, 75। तो ये सारा आपके पास डाटा आ रहा है। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स होता ही सारा डाटा है ह्यूमन बींग्स का या पेशेंट्स का। इस डाटा को कलेक्ट करना, इसको क्लासीफाई करना, फिर इस डाटा को एनालाइज किया जाता है, समराइज़ किया जाता है और इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, यानी इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट करें, उसको क्लासीफाई करें। कुछ डाटा अलग कैटेगरी का होगा, कुछ डाटा अलग कैटेगरी का होगा, तो क्लासेस बना दे, ग्रुप्स बना दे डाटा के। फिर उस डाटा को एनालाइज करें, ऐसे एनालाइज करें कि उस डाटा से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करें, समरी बनाएं। कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन अनरिक्वायर्ड होगी। तो जो यूज़फुल और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करें और वहाँ से कुछ रिज़ल्ट निकालें। उस डाटा से आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं बायोस्टैटिस्टिक्स को बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊं, जो मैंने ये खुद एक स्लाइड ऐड की है, कि ह्यूमन डेटा के साथ आप 4 काम करते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइज मतलब क्लासीफाई करते हो, ग्रुप्स बनाते हो। फिर डाटा की इंटरप्रिटेशन होती है, डाटा से आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हो। और फिर चौथा काम है एनालिसिस, डाटा के ऊपर आप कुछ टेस्ट अप्लाई करते हो जिससे आपको डाटा एनालाइज होता है, आपका डाटा प्रूफ होता है, आपके डाटा से आपको बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये पता चलता है कि ये डाटा कितना वैलिड है, कितना ये डाटा फैक्ट्स पर बेस्ड है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ये देता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स, 4 काम। सबसे पहले आपने ह्यूमन बींग्स का डाटा या हॉस्पिटल में रहे पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है। उसके बाद आपने डाटा ऑर्गेनाइज़ किया, जैसे कि आपको डाटा मिला, अब डाटा मेल का भी था और फीमेल का भी था, तो आपने मेल का डाटा और फीमेल का डाटा अलग अलग कर लिया। ये जो आप डाटा को सेपरेट करते हो, ग्रुप्स की फॉर्म में लाते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाते हो, दैट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया किसी हॉस्पिटल से, कहीं से भी, फिर डाटा ऑर्गेनाइज़ किया। अब आपने यहाँ से देखा है मेल और फीमेल के लेट सपोज बॉडी वेट हैं, वो देखें, और आप बेसिकली चेक करना चाह रहे हो ओबेसिटी, आप ये देखना चाह रहे हो कि किसी एक ख़ास पॉपुलेशन में मोटापा कितना है, मेल ज़्यादा मोटापा के शिकार हैं या फीमेल है। तो जब आपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको पता चलता है कि अच्छा एक ख़ास किस्म की पॉपुलेशन में जो मेल है उनका बॉडी वेट कम है और फीमेल का बॉडी वेट
ज़्यादा है। तो यहाँ से पता चलता है कि फ़ीमेल में ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा है, मर्दों में मोटापा कम है। उसकी वजूहात क्या है, इसके फिर आप एनालिसिस करते हो, आपको पता चलता है कि आपका डाटा कितने परसेंट तक वैलिड है, क्या आपका डाटा सही इन्फॉर्मेशन देता है। इससे मुख्तलिफ़ तरह की बातें पता चलती हैं। हो सकता है इससे ये पता चले कि ये एक ख़ास किस्म की जो पॉपुलेशन है उसमें मेल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। अब जिन मेल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा उनका वेट जो है वो ज़्यादा फिटनेस है। या एक पॉपुलेशन में मज़दूर तबका ज़्यादा है, तो मज़दूर लोग मज़दूरी करते हैं, उनका जो उनकी वैसे ही मज़दूरी करते हुए एक्सरसाइज होती है तो उनका बॉडी वेट कम है। और उनकी जो वाइफ्स हैं वो हाउस वाइफ हैं तो उनके बॉडी वेट ज़्यादा है, वो ज़्यादातर इतना जो है एक्सरसाइज उस लेवल की नहीं करती तो उनके बॉडी वेट ज़्यादा है। तो एक ही डाटा है लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये जो आप डाटा से इन्फॉर्मेशन निकालते हो मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो आपको बायोस्टैटिस्टिक्स ये पूरा सब्जेक्ट, सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं, पूरा सब्जेक्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, इसमें सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं। ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। डाटा कलेक्शन स्टेप नंबर 1, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन और चौथा डाटा एनालिसिस। डाटा कलेक्शन का मतलब आपने एक ख़ास किस्म की पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया, चाहे आप हॉस्पिटल से कलेक्ट करें, आप ख़ुद लोगों के पास जाके क्वेश्चनेयर भर के डाटा कलेक्ट करें, आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेके डाटा कलेक्ट करें, आप ख़ुद से ऑब्जर्वेशंस करें और डाटा कलेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन, आपने इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह कोई टेबल बना दे, टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर दें। फिर इंटरप्रिटेशन, इस डाटा को डिफरेंट तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस कर सकते हैं डाटा की। डाटा का आप मीन ले सकते हैं कि डाटा का एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये डाटा कितना फैला हुआ है, एक सबसे कम डाटा क्या है, सबसे ज़्यादा डाटा क्या है, ज़्यादातर डाटा का रुझान किस लेवल पर है। ये सारी चीज़ें होती हैं डाटा की इंटरप्रिटेशन। जब इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, आखिरी चीज़ होती है एनालिसिस। आप डाटा के ऊपर कुछ टेस्ट अप्लाई करते हो, आप देखते हो आपका डाटा कितने लेवल तक, कितनी डिग्री तक वैलिड है, कितना सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके ऊपर कुछ टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो ये पूरी बायोस्टैटिस्टिक्स इसी 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। आज का जो ये टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डाटा कलेक्शन। आपको डाटा के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा होता क्या है और डाटा कलेक्ट कैसे होता है, कहाँ से होता है। सो जो आज का चैप्टर है दैट इज़ दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द डाटा। अब बायोस्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमने तो कहा बायोस्टैटिस्टिक्स एक बहुत यूज़फुल सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं और वो क्या हैं। सबसे पहले तो बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के कोई ना कोई लॉ है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स के भी कुछ लॉज हैं। फिज़िक्स के लॉ होते हैं, केमिस्ट्री के लॉ होते हैं, इसी तरह बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ लॉज होते हैं। दे आर हेल्ड टू बी ट्रू ऑन द एवरेज। पहली लिमिटेशन तो ये कि ऑन द एवरेज, यानी एवरेज लेवल के लॉज पे, यानी लॉ एक एवरेज के ऊपर ट्रू है। यानी ऐसा नहीं है कि हर चीज़, इस चीज़ की हर चीज़ या हर लॉ 100% एक्यूरेट हर सिचुएशन पे आता है, ऐसा नहीं है। एक एवरेज पे लॉ अप्लाई होता है। दूसरी बात, ये कलेक्टिव मैटर्स को देखता है, इंडिविजुअल इवेंट्स को नहीं देखता। मतलब किसी एक पेशेंट को या किसी एक डिजीज़ को एट अ टाइम नहीं देखता। ये बायोस्टैटिस्टिक्स आपको एक पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कलेक्टिव मैटर्स के बारे में, कोई एक ह्यूमन बीइंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। और तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना, ये जो पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स होते हैं, ये बेस्ड होते हैं सैंपल के ऊपर। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से आप एक सैंपल उठाते हो, कुछ लोग उठाते हो और उनकी स्टैटिस्टिक्स देखते हो और वहाँ से अंदाज़ा लगाते हो इस पूरी पॉपुलेशन का। तो क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स ये जो रिज़ल्ट्स देते हैं ये सैंपल की बेस पे देते हैं। हो सकता है कि किसी ने सैंपल लेते हुए कोई एरर कर दिया हो, कोई गलती कर दी हो, तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये तो सैंपल की बेस पे हैं। तो अगर सैंपल के अंदर कोई एरर है तो मतलब आपके रिज़ल्ट्स के अंदर कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉपुलेशन के ऊपर 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो थोड़ी बहुत बायोस्टैटिस्टिक्स में लिमिटेशंस भी आती हैं। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। एक पॉपुलेशन होती है आपकी
स्टडी पॉपुलेशन। स्टडी पॉपुलेशन क्या है? फ़र्ज़ कीजिए आप अपने ही कॉलेज में एक रिसर्च परफॉर्म करते हैं और आपको कुछ लोग चाहिए। बायोस्टैटिस्टिक्स में ह्यूमन बींग्स हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, तो आपकी एक पॉपुलेशन है स्टडी पॉपुलेशन, यानी वो पॉपुलेशन जो आपको एक्सेसिबल है। आपके कॉलेज में फ़र्ज़ कीजिए 500 लोग हैं, अब सारे 500 लोग आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे। कुछ लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, कुछ लोग आपके दोस्त हैं, कुछ लोग आपके करीब करीब रहते हैं, कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं। तो और कुछ लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो वो पॉपुलेशन जो एक्सेसिबल है, जिससे आप बात कर सकते हैं, जिस तक आपको रसाई है, वो आपकी क्या होगी? स्टडी पॉपुलेशन। अब इस स्टडी पॉपुलेशन से आप एक सैंपल उठाते हो कि फ़र्ज़ कीजिए स्टडी पॉपुलेशन आपके पास है 500 आपके कॉलेज की। अब पूरे 500 लोगों पे रिसर्च नहीं करते, 500 में से जो लोग आपको एक्सेसिबल है ना, उनका आप एक सैंपल बनाते हैं। आप सैंपल फ़र्ज़ कीजिए आपने बना लिया 50 स्टूडेंट्स का, जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो आपका एक सैंपल बनता है जिस पे अपनी रिसर्च करनी होगी। तो ये जो आपका एक टारगेट कर रहे हो ना, ये जो सैंपल को या आपकी जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, ये जो आपने जिस पॉपुलेशन को टारगेट किया है, दैट इज़ योर टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, आपने स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट किया, दैट इज़ टारगेट पॉपुलेशन। अब एक मिसाल है यहाँ पे कि फ़र्ज़ कीजिए KMC हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पे अपने एक स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन को टारगेट किया है। वो स्टूडेंट्स जो कि जिनको एडिक्शन है, किसी न किसी ड्रग की एडिक्शन है, तो आपने उन लोगों को टारगेट किया। तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे तो वो स्टूडेंट्स आपकी टारगेट पॉपुलेशन बनेगी। एक और पॉपुलेशन भी होती है जिसको हम एक्सटर्नल पॉपुलेशन कहते हैं। ये थोड़े बड़े लेवल पे है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी कुछ लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड के उन पाकिस्तानी लोगों पे आप रिसर्च करते हो और वहाँ पे आपको उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वहाँ से आप अख़ज़ करते हो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन ऐसे हैं। अब जाहिर सी बात है वो लोग तो बाहर रहते हैं, एक्सटर्नल पॉपुलेशन है पाकिस्तानी लेकिन एक्सटर्नल पॉपुलेशन है। इस तरह की जो पॉपुलेशंस हैं जिन पे आपके पास रिज़ल्ट्स आते हैं या रिसर्च होती है, उन पॉपुलेशन पे जो अपनी जगह से बाहर रहते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल पॉपुलेशन। अब ऐसा करने में दो इश्यूज़ आते हैं। देयर आर टू इश्यूज़ इन सैम्पलिंग। देखें, आप जब भी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करते हो ना, तो आप सैंपल बनाते हो और उस पॉपुलेशन के उस सैंपल के ऊपर रिसर्च करते हो, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं करते। और ये जो सैंपल होता है ना, इस सैंपल से जो रिज़ल्ट आता है ये आपको एक पूरी पॉपुलेशन के बारे में आइडिया देता है। तो दो इश्यूज़ आते हैं। एक इशू ये होता है, नंबर 1 इशू जो है लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी और लॉस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी। पहला मसला ये है कि जब आप सैम्पलिंग करते हो ना और सैंपल से आपको एक रिज़ल्ट आता है, तो उस रिज़ल्ट को कभी कभी हम जनरलाइजेबिलिटी पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन में कभी कभी डिफरेंसेस भी आते हैं। तो एक मसला सैम्पलिंग का है कि आप उसमें जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती, थोड़ा ये एक मसला आता है। दूसरा, अब ये आप करोगे कैसे? आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाते हो, यानी आप एक ऐसा सैंपल लो पॉपुलेशन में से, एक ऐसा सैंपल जो एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, तब जाके आपके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आप पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर पाएंगे। दूसरा मसला जो है, जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सैंपल बना लो ऐसा कि वो आपके पास क्या करे, रिप्रेजेंट करे। लेकिन दूसरा मसला होता है लोग सैम्पलिंग एरर करते हैं। जब हम सैंपल ले रहे हैं या रैंडमली हमसे कोई भी गलती हो जाए ना, तो उसकी वजह से भी रिज़ल्ट्स बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो एरर करने में, गलती करने में, उसके लिए एक है कि अगर आप सैंपल साइज़ बढ़ा लो, अगर इंक्रीज्ड सैंपल साइज़ है, बड़ा सैंपल साइज़ है, तो इंक्रीज सैंपल साइज़ का फ़ायदा ये है कि उसमें फिर जो मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी नेगलेक्ट हो जाती हैं, थोड़ी वो डाइल्यूट हो जाती हैं। तो बड़े सैंपल साइज़ में छोटी छोटी गलतियाँ इग्नोर भी हो सकती हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली पॉपुलेशन है जिसमें आपने टारगेट पॉपुलेशन और स्टडी पॉपुलेशन को समझा है। हम ये बात करें जो आपके पास एक जनरल पॉपुलेशन है, वो जहाँ से आप सैंपल उठाते हो। अब उस पॉपुलेशन में तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप दो तरह के क्राइटेरिया बनाते हो जिसके आपने सैंपल बनाना है। एक पॉपुलेशन से आपने सैंपल लेना है, तो दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक होता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपने पॉपुलेशन में से कितने लोग
या कौन से लोग सैंपल में लेने हैं। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि जोन से लोग आपने सैंपल में लेने हैं उन लोगों में कौन सी अगर ऐसी कोई बात आ गई तो आप उनको निकाल दोगे। जैसे पहले मैं इंक्लूजन क्राइटेरिया की बात करूं कि आप एक हॉस्पिटल का रिसर्च कर रहे हो एक हॉस्पिटल पे, और आपने ये देखा है कि जिन लोगों का एज या जिन लोगों की एज 60 ईयर्स से कम है वो लोग आप अपने सैंपल में लेंगे, और जिनकी एज 60 से ज़्यादा है उनको आप नहीं लेंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए एक अस्पताल में एक दिन में 1000 लोग आते हैं, और आपने देखा है कि 1000 में से 400 लोग ऐसे थे जिनकी एज 60 ईयर से कम थी, तो आपने उन 400 लोगों को अपने इंक्लूडेड पॉपुलेशन बना लिया। अब 400 लोग तो आ गए, अब आपने ये देखना है कि देखिए इन 400 लोगों में कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इन 400 में वो बातें आ गई तो आप उन लोगों को निकाल देंगे। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया डायबिटिक पेशेंट्स, अगर इन 400 लोगों में किसी को भी डायबिटीज़ है ना तो आप उसको अपने सैंपल में इंक्लूड नहीं करोगे। तो अब इस तरह से 400 लोगों में से फ़र्ज़ कीजिए 250 लोगों को डायबिटीज़ है, तो उन 250 को आपने निकाल दिया, तो 400 में से 250 निकले, आपके पास पीछे बच गए 150। तो स्टडी पॉपुलेशन जो आपके पास बच गई 150। ये 150 वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 से कम है और जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है। इसके अलावा आप मज़ीद एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं डायबिटीज़ के अलावा जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है तो आप उनको भी बीच में से निकाल देंगे। अब जब स्टडी पॉपुलेशन आ जाएगी तो इस स्टडी पॉपुलेशन से आप क्या करेंगे, अपना सैंपल बना लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए सैंपल आपने बनाना था 40 लोगों का, तो आपने 40 लोग इस 150 में से सिलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल गए 1000 लोग हैं और 40 उठा लिए, नहीं, पहले जनरल पॉपुलेशन है, पहले आप इंक्लूजन क्राइटेरिया लगा के एक कुछ ख़ास किस्म के लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगा के उसमें से कुछ लोगों को निकाल देंगे, फिर आपकी स्टडी पॉपुलेशन बनेगी और स्टडी पॉपुलेशन से फिर आप सैंपल बना लेंगे। तो इस तरह से एक सैंपल बनता है जिसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया किन लोगों को शामिल करना है, एक्सक्लूजन जो शामिल किए हुए लोग हैं उनमें से किन को निकालना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन से मैंने छोटे लेवल पे हम देखें तो उसमें से हम बात करें कि एक सैंपल है। पॉपुलेशन की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर्स हैं। पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशंस हैं, यानी जैसे कि पॉपुलेशन का मीन है, मीन या पॉपुलेशन का मीडियन है या पॉपुलेशन मॉड लेते हैं, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन के लिहाज से कैलकुलेशंस हैं हम उसको पैरामीटर कहते हैं। और सैंपल की जो कैलकुलेशंस लेते हैं, सैंपल के अंदर जो कैलकुलेशंस है, जैसे कि सैंपल के अंदर कोई परसेंटेज देख रहा है, सैंपल के अंदर कोई मीन वैल्यूज़ देख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो सैंपल के लिए जो कैलकुलेशंस हैं, पैरामीटर्स हैं, सैंपल के लिए वी कॉल इट स्टैटिस्टिक, जबकि पॉपुलेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। अब आते हैं डाटा पे। देखें पॉपुलेशन के ऊपर जब रिसर्च कर रहे हैं तो हम पॉपुलेशन से कुछ डाटा निकालते हैं, उनका कुछ डाटा होता है वो हमें चाहिए, जैसे कि लोगों के नेम्स। अब लोगों के नाम एक डाटा है, लोगों का बॉडी वेट तो ये एक डाटा है, लोगों की हाइट डाटा है। अच्छा, डिजीज़ स्टेट कि डिजीज़ है या नहीं है ये एक डाटा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये डाटा है। किसी ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो ये जो डिस्टेंस का ट्रैवल है दैट इज़ अ डाटा। कौन से लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं तो ये मेडिसिन लेना एक डाटा है, लोगों का डाटा होता है। अब ये जो डाटा है यही हमने कलेक्ट करना है। डाटा दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। देखें दोनों में फ़र्क समझें। प्राइमरी डेटा वो डाटा है जो आप खुद कलेक्ट करते हो डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। अस्पताल गए और डायरेक्ट लोगों से बातें की आपने, डायरेक्ट उनका डाटा कलेक्ट किया है, खुद ऑब्जर्व किया और ख़ुद डाटा कलेक्ट किया, दैट इज़ प्राइमरी डाटा, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट होती है और टू द पॉइंट होती है, क्योंकि आपने जो डाटा लेना है जितनी डिटेल आपको चाहिए वो सारी है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लोगे और टू द पॉइंट। गैर ज़रूरी डाटा कलेक्ट नहीं करते, टू द पॉइंट डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो डाटा कलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, आपको पता है कि किस पर्पज़ के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये प्राइमरी डाटा है।
एक होता है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी से मुराद दूसरे नंबर पे आने वाला सेकेंडरी डेटा। देखिए, अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो किसी एजेंसी से, कि कोई एक स्पेसिफिक डाटा प्रोवाइडर्स हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, या आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो गूगल से, इंटरनेट से, रिसर्च पेपर्स वगैरह से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इस तरह का डाटा, या किसी और बंदे ने आपको डाटा दिया है, किसी पुरानी रिसर्च से आपने डाटा कलेक्ट किया है, ये डाटा होगा सेकेंडरी डाटा। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो अननेसेसरी होगी, आपको नहीं चाहिए। उसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसका एक फ़ायदा, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, इसमें आपका ख़र्चा नहीं आता। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में आपका बहुत ख़र्चा आता है, आपको खुद ट्रैवल करना पड़ता है, हर एक इंसान से बात करनी पड़ती है, और ख़ुद से कोई मुफ्त में डाटा नहीं देता। आपको कभी कभी इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अस्पतालों में अगर कोई आपको डाटा देता है, कोई मरीज़, तो आपको उसके बदले में उसको दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ जाएंगी, हो सकता है उसकी टैक्सी का किराया देना पड़ जाए। खुद ब खुद मुफ्त में कोई भी डाटा नहीं देता, ठीक है, क्योंकि पहले ही जो लोग हैं या पेशेंट्स हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बीमार हैं, ऊपर से आप उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पहले ही तंग आ चुके अपनी बीमारी से, आप उनको और तंग कर रहे हो डाटा लेने में। तो जो प्राइमरी डाटा होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से कलेक्ट होता है, इसमें बड़ा ख़र्चा हो जाता है लोगों का। जबकि सेकेंडरी डाटा वो बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत आसानी से मिल जाता है, उसमें ज़्यादा खर्चे नहीं आते। बाकी दोनों डाटा ठीक है, दोनों लेवल से डाटा आप हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स में या रिसर्च में वेरिएबल्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। सादा अल्फाज में बताऊं वेरिएबल क्या होता है, ये भी डाटा ही है, वेरिएबल कोई डाटा से अलग चीज़ नहीं है, वेरिएबल भी एक डाटा है, लेकिन ये वो डाटा है जो बार बार चेंज होता है, ठीक है, बार बार क्या होता है, चेंज होता है। मिसाल के तौर पर एक सैंपल है, सैंपल के अंदर आप देखते हो वेट, अब हर बंदे का वेट अलग अलग है, तो क्योंकि हर बंदे का वेट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप जब नेक्स्ट बंदे पे जाते हो वेट चेंज होता है, नेक्स्ट बंदे पे जाते हो वेट चेंज होता है, तो ये वेट क्या है, वेट कैन बी ए वेरिएबल, वो चीज़ जो बार बार चेंज हो रही है वो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी पर्सन का जो क्या होता है, जो चेंज होता है, ठीक है, और मेजरेबल होता है। अच्छा, डाटा ना उसकी दो और टाइप्स हैं, एक तो प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। वो तो ये है कि आपने कलेक्ट किया, कहाँ से किया है। अब एक होता है डाटा की टाइप, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, सादा से अल्फाज में बताऊं, क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी, कि या तो ये क्वालिटी है या ये क्वालिटी नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं जेंडर, अब जेंडर या तो फीमेल है या मेल है, यानी एक पर्सन या तो मेल है या वो मेल नहीं है। मेल नहीं है तो मतलब वो फीमेल है, या एक पर्सन है वो फीमेल है या फीमेल नहीं है। फिर है ऑक्यूपेशन, या कोई बंदा इंजीनियर है या इंजीनियर नहीं है, या वो डॉक्टर है या वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, नर्स, नॉन नर्स, इस तरह इंजीनियर, नॉन इंजीनियर। ये जो क्या है, इस तरह का डाटा क्वालिटेटिव डाटा होता है, कि या तो कोई कैरेक्टरिस्टिक है किसी इंसान में या वो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है। डिजीज़ किसी में है या डिजीज़ किसी में नहीं है, ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ ही है जिसमें क्या हो, क्वांटिटी हो, क्वांटिटी से मुराद कोई मिकदार हो, और क्वांटिटी ली जाती है किसी नंबर में, मैथमेटिकल फॉर्म में कोई नंबर होता है। जैसे कि वेट है, बॉडी वेट, वेट क्या है, क्वांटिटी है, 70 kg, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। इसमें नंबर्स आते हैं, किसी इंसान का वेट उसका क्वांटिटेटिव डाटा है, उसकी हाइट क्वांटिटेटिव डाटा है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा, रेड ब्लड सेल्स का लेवल क्या है, काउंट क्या है, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। तो डाटा क्वालिटेटिव भी होता है और डाटा क्वांटिटेटिव भी होता है। अब जो क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव से मेरा मुराद है कि या कोई क्वालिटी पाई जाती है या कोई क्वालिटी पाई नहीं जाती, उसकी दो टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव डाटा की दो टाइप्स हैं। देखिए, ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स का तो बहुत मुख्तलिफ तरह का डाटा होता है, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ना, उसकी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। सादा सी बात बताऊँ, नॉमिनल निकला है नेम से, ठीक है, तो नॉमिनल में नेम्स आते हैं, कोई किसी बंदे का जो नाम है, अब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप लोगों के नाम लिख रहे हो,
तो नाम क्या है? नाम डाटा है ना, लेकिन डाटा क्वालिटेटिव है और उसमें नॉमिनल है। इसके अलावा लेबल कोई लग गया या कोई कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है। द डाटा कैन नॉट बी अरेंज्ड इन ऑर्डर, इसमें कोई ऑर्डर नहीं आता, कोई हाई मीडियम लो वाली चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव डाटा है, नॉमिनल, इसमें नाम आते हैं, या कोई ऑक्यूपेशन है, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, बिजनेस, टीचर, सर्वे रिस्पॉन्स है, कोई येस है कोई नो है, इस तरह का डाटा। एक होते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल लफ्ज़ ही निकले ऑर्डर से। ऑर्डर होते हैं तरतीब, जैसे कि आपने कोई डाटा लिया, उसमें कैटेगरी बनी हुई है, एक है हाई कैटेगरी का डाटा, एक है मीडियम और एक है लो। इससे मैं आपको मिसाल देता हूँ। इसका मिसाल ये है कि आपने डाटा कलेक्ट किया और आपने ये देखा कि कुछ लोग बड़ी हाई क्लास के लोग हैं, तो आपने उनको अलग कैटेगरी में कर दिया। कुछ लोग हैं मिडिल क्लास वाले और कुछ लोग हैं लो क्लास, यानी गरीब लोग हैं। तो इस तरह से ऑर्डर्स बनते हैं। हालांकि ये है क्या, लोगों की आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक यानी मैशी जो उनकी इकोनॉमिक लेवल है, उनका जो उनका ना एक आप कहते हो कि मईशत है उनकी, कि वो कितने अमीर हैं या वो कितने गरीब हैं, आपके पेशेंट्स। तो कुछ लोगों को आपने देखा यार ये अमीर पेशेंट्स हैं, सो वो हाई, उसका आपने कह दिया उसके इकोनॉमिक स्टेटस हाई है। कुछ का इकोनॉमिक स्टेटस लो है, कुछ का इकोनॉमिक स्टेटस मिडिल क्लास है, मीडियम है। पॉइंट ये है कि डाटा उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, लेकिन हर किसी में एक क्लास हाई पे है, एक मीडियम पे, एक लो पे, एक ऑर्डर बना हुआ है। इस तरह का डाटा होता है ऑर्डिनल। हालांकि ये भी क्वालिटेटिव है, लेकिन ऑर्डिनल डाटा है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव डाटा पे, वो डाटा जिसमें क्वांटिटी आती है, जिसमें कहीं ना कहीं नंबर्स शामिल होते हैं, नंबर्स, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा भी दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूस, और दूसरा होता है डिस्क्रीट, ठीक है। अब मैं आपको सादा से अल्फाज में समझा देता हूँ। कंटिन्यूस वो होता है कि आपके पास नंबर्स कंटिन्यूस हैं, जिसके 1 है, फिर 1 के बाद 1.1, 1.2, इस तरह 3.4, 5.6, 6.12। ये जो पॉइंट्स वाला डाटा है कि 1 और 2 में काफ़ी डिफरेंस है, 2 और 3 के अंदर 2.1, 2.2, 3, 2.4, 2.5, 2.6, ये जो डाटा होता है ना, जो पॉइंट्स के फॉर्म में आता है। जैसे कि लोगों की हाइट है, लोगों की हाइट देख लें तो ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा 5 फुट का है या 6 फुट का है, ऐसा नहीं है। लोग 5 से 5.5 फुट के, 5.6, 5.7, 5.8, ये जो डाटा होता है ना क्वांटिटेटिव, जिसमें पॉइंट्स तक एक डाटा कंटिन्यूड है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट एक ऐसा डाटा है जिसमें पॉइंट्स नहीं आते, वो एक फाइनाइट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, उसमें कोई पॉइंट नहीं आता, जैसे 0, 1, 2, 3। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपने देखा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, एक लोगों का डाटा लिया, उसमें आपने किसी के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन देखने कि किसी के कितने बच्चे हैं। अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये एक डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है। अब किसी के 3 बच्चे होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 5 होंगे। ये कभी कोई नहीं कह सकता कि मेरे 3.5 बच्चे हैं, ऐसा कहना गलत होगा। तो कुछ डाटा होता है डिस्क्रीट, जिसमें कोई पॉइंट नहीं आता, डिस्क्रीट होता है कंप्लीट फाइनाइट डाटा। और कुछ होते हैं कंटिन्यूस, किसी से पूछें हाइट क्या है तो कहेगा 5.6, तो ये क्या है? ये कंटिन्यूस है, जिसमें पॉइंट आ जाता है। अब जो हमारे पास है वेरिएबल, उसकी 2 मज़ीद और टाइप्स हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल की समझ तो आपको आ गई। वेरिएबल वो डाटा होता है जो चेंज होता है, वक्त पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है या टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल होते हैं 2 तरह के। देखिए, डिपेंडेंट का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जो दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता हो, यानी दूसरी चीज़ को चेंज करो तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इंडिपेंडेंट वो होता है जो ख़ुद मुख्तार होता है, किसी दूसरी चीज़ की वजह से चेंज नहीं होता। अब मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। जैसे कि आप मिसाल लीजिए कि एक डिज़ीज़ है कैंसर। आपको पता है लंग्स कैंसर की वजह क्या है? लंग्स कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह होती है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। अब 2 मैंने आपको वेरिएबल बता दिए, एक है सिगरेट स्मोकिंग और दूसरा वेरिएबल है कैंसर। अगर आप देखें
जो बंदे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको कैंसर हो जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कैंसर लोगों को क्यों हो रहा है, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहे हैं। अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो कैंसर होगा, अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहे तो कैंसर नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये कैंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग कैंसर पे डिपेंड नहीं करती। लोगों को कैंसर होता है लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वो स्मोक कर रहे हैं, कैंसर किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन स्मोकिंग करते हैं तो उनको कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैंसर क्यों हुआ, लोगों ने स्मोकिंग की तब जाके उनको कैंसर हुआ। तो कैंसर एक डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई डिजीज़ क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। ठीक है, तो इस तरह वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा है कि साइंटिस्ट्स विल मैनिपुलेट द विटामिन सी इनटेक इन अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 100 पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी जाती है कि साइंटिस्ट्स हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं 100 लोगों पे, 100 लोगों पे विटामिन सी की रिसर्च करते हैं, और इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है उनका, वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, उन लोगों को इंक्लूड किया जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, और सैंपल कितना लिया, 100 लोगों का। अब उसमें क्या किया उन्होंने, लोगों को 50 लोगों को अलग किया और 50 लोगों को अलग किया, यानी दो ग्रुप्स बना दिए 100 के, 50 एक ग्रुप में डाले, 50 दूसरे ग्रुप में डाले। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पहले 50 लोगों को विटामिन सी की हाई डोज दी। ठीक है, इन लोगों को विटामिन सी उन्होंने दिया। दूसरे लोगों को उन्होंने विटामिन सी की जगह एक प्लेसिबो पिल दी। प्लेसिबो क्या होती है, प्लेसिबो एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसके अंदर वो जो मेजर ड्रग है ना वो नहीं है। मतलब कि इन लोगों को एक गोली दी जा रही है लेकिन उस गोली के अंदर विटामिन सी नहीं होता, उसमें वैसे ही कोई शुगर ऐड कर देते हैं, चीनी। यानी कि इन लोगों को पहले 50 लोगों को रियल विटामिन सी दी गई और दूसरे 50 लोगों को सिर्फ झूठ मूठ कहा गया कि हम आपको विटामिन सी दे रहे हैं, जबकि उनको विटामिन सी नहीं, विटामिन सी की जगह चीनी खिलाई गई थी। ठीक है, तो ये जो ड्रग होती है इसको हम प्लेसिबो कहते हैं। इस तरह रिसर्च की 25 सालों तक कंटिन्यूसली 50 लोगों को विटामिन सी दी जा रही है और बाकी 50 लोगों को प्लेसिबो दी जा रही है। अब होगा क्या, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चेक करना चाहिए कि हाई विटामिन सी डोजेज जो होती है वो लोगों की लाइफ के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी के ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो लाइफ स्पैन है, यानी जो आगे ज़िंदगी कितनी ज़्यादा उनकी होती है और किस तरह की होती है, वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इंडिपेंडेंट क्या है, विटामिन सी आप ले रहे हो तो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो बेहतर होगी। ठीक है, अब विटामिन सी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और लाइफ स्पैन क्या है, विटामिन सी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये 50 लोग विटामिन सी ले रहे हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये 50 लोग विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो इनकी जो लाइफ है वो इन लोगों से ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जो आपके पास लाइफ है, लाइफ स्पैन जो है, ये बेसिकली क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है, विटामिन सी पे। अगर विटामिन सी ले रहे हैं तो लाइफ अच्छी गुजर रही है, अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो लाइफ स्पैन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो लाइफ स्पैन क्या है, डिपेंड करता है विटामिन सी के ऊपर। तो विटामिन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो लाइफ स्पैन है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंड किस पे कर रहा है, विटामिन सी पे। अब एक दूसरी एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि ये जो बर्थ वेट होता है न्यू बॉर्न के, ठीक है, न्यू बॉर्न ऑफ मदर्स एक्सपोज्ड टू स्मोकिंग लोअर देन दोज हुज मदर्स आर नॉट एक्सपोज्ड। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, रिसर्च क्वेश्चन फॉर द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, अब अगर आप देखें रिसर्च मुख्तलिफ लेवल पे की जाती है, मुख्तलिफ तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे बर्थ वेट है, अब बर्थ वेट क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव डाटा वेट है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो मदर्स हैं, अगर उनकी मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती थी तो उन बच्चों का वेट क्या होगा, बजाय उनके जिनकी मदर स्मोकिंग
नहीं करती थी। दूसरी चीज़ है, एक दूसरी एग्जांपल है, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड लो बर्थ वेट बेबीज़। कहते हैं कि क्या ताल्लुक़ है मदर की न्यूट्रिशनल स्टेटस का और उनके बच्चों के वज़न का। यानी अगर माई प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने बड़ी अच्छी ग़िज़ा ली है, तो क्या उनके बच्चे जब पैदा होंगे उनका वेट ज़्यादा होगा, या जिन माओं ने अच्छी ग़िज़ा नहीं ली उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका वेट किस तरह का होगा। तो ये देखें, एक तरफ माँ की ग़िज़ा है और दूसरी तरफ बच्चे का वेट है, तो दो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। बच्चे का वेट डिपेंड किस पे कर रहे हैं, माँ की ग़िज़ा के ऊपर। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जा रहा है। एक थर्ड एग्जांपल कहते हैं, डज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ न्यू बॉर्न मेल बेबी इन ICU मोर देन न्यू बॉर्न फीमेल बेबी। क्या कहते हैं कि आपके पास एक रिसर्च स्टडी है, उसमें ये देखा जाता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो मेल बच्चे हैं क्या वो ज़्यादा ICU में वक्त गुजारते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल बॉर्न बेबी। तो मतलब एक वेरिएबल क्या है, ICU में वक्त गुजारना, और दूसरा वेरिएबल क्या है, बच्चों का जेंडर क्या कि मेल बच्चे ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं कि फीमेल बच्चियाँ ज़्यादा वक्त गुजार रही हैं। तो एक वेरिएबल है वक्त गुजारना ICU के अंदर और दूसरा वेरिएबल है जेंडर। इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और मिसाल, इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर ऑन द प्रेवलेंस ऑफ डायरिया अमंग चिल्ड्रन अंडर 5। कहते हैं कि क्या माँओं की जो एजुकेशन है उसका कोई असर होता है कि जो बच्चे उनके 5 साल से कम हैं उनको डायरिया होता है कि नहीं होता। यानी एक वेरिएबल है बच्चों को डायरिया होना, 5 साल से कम बच्चों को डायरिया होना, और दूसरा वेरिएबल है माँओं की एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ से एजुकेशन और बच्चों को डायरिया होना, इन दोनों के बिटवीन कोई रिलेशनशिप देखा जाता है। वैसे तो बड़ा वीक रिलेशनशिप है, माँ तालीम याफ्ता है या नहीं है, तो क्या बच्चे को डायरिया होगा या नहीं होगा, इन दो बातों का कोई ख़ास रिलेशनशिप बनता नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए, जो माएँ एजुकेटेड हैं ज़्यादातर वो माएँ अपने बच्चों को जो है साफ़ सुथरा रखेंगी, गंदी चीज़ों से बचाएंगी, गंदगी से बचाएंगी। तो जितने बच्चे गंद से बचेंगे उतना उनका डायरिया या किसी भी बीमारी के होने के चांसेस कम होंगे। और जो माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं वो बच्चों पे ज़्यादा शायद उस लेवल का ध्यान ना दें, उसकी हाइजीन का उतना ख्याल ना रखें, तो उन बच्चों को ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं लिंक बन जाता है। बहरहाल दो वेरिएबल हैं, एक है बच्चों को डायरिया होना और दूसरी है उसकी माँ की एजुकेशन। अच्छा, एक दूसरी एग्जांपल दी जा रही है कि अ रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर्स इन पेशावर। ठीक है, कहते हैं कि एक रिसर्चर है जिसने पेशावर में एक रिसर्च करनी है और उन लोगों पे जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं। अब उसने क्या किया, रैंडम सैंपल ऑफ 10,000 पेशेंट्स, 10,000 लोगों को उसने सिलेक्ट किया और उसने ये देखा कि 42% लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको एक स्टेटमेंट दी गई इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द रिसर्चर पॉपुलेशन, रिसर्चर की पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या है। फिर व्हाट वाज द रिसर्चर सैंपल, उसने कितना सैंपल सिलेक्ट किया है। फिर व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू रिसर्चर, रिसर्चर इन लोगों में किस चीज़ को मेजर करना चाह रहा है। फिर व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट वाज रिसर्चर डीलिंग विद, और रिसर्चर किस तरह की मेजरमेंट को बेसिकली देख रहा है, यानी क्वांटिटेटिव देख रहा है, क्वालिटेटिव देख रहा है, क्या देख रहा है। व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्चर का पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। व्हाट वाज द एस्टिमेट फॉर पैरामीटर इन द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में कितना एस्टिमेट आया। तो अगर आप देखें व्हाट वाज द रिसर्चर पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन रिसर्चर की थी, पॉपुलेशन ऑफ पेशावर के लोगों पे उसने रिसर्च की, ये उसकी टारगेट पॉपुलेशन है। फिर व्हाट वाज द सैंपल, पेशावर में से 10,000 लोग उसने उठाए। देखिए पेशावर की आबादी तो लाखों में होगी ना, अब लाखों में तो बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उसमें से उसने कितने उठाए, 10,000 लोग, और उठाए एडल्ट्स, इंक्लूजन क्राइटेरिया है एडल्ट्स का। ठीक है, फिर व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या किन लोगों को देखना चाह रहे हैं, वो स्मोकर्स को देखना चाह रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। फिर व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट, कौन सी टाइप ऑफ मेजर, क्या ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है।
तो देखिए, या तो बंदा स्मोकिंग करता है या स्मोकिंग नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो है क्वांटिटेटिवली देखा जाए, कोई नंबर ऐड किया जाए। इसमें सीधी सीधी बात है, चाहे 1 सिगरेट पियो चाहे 10 सिगरेट पियो, स्मोकर हो, चाहे कोई सिगरेट नहीं पीते तो नॉन स्मोकर हो, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है, या स्मोकर्स हैं या स्मोकर्स नहीं हैं। फिर व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। पैरामीटर ये है प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर्स, यानी पिशावर पॉपुलेशन में जो एडल्ट हैं उसमें कितने फीसद प्रोपोर्शन है स्मोकर्स। और फिर जवाब क्या मिला, क्या एस्टिमेट था पैरामीटर का, 42%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक दूसरी मिसाल है, एक रिसर्चर है जो इंटरेस्टेड है एवरेज इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एक नॉर्मल तबका होता है घर का, एवरेज इनकम क्या होती है किसी भी नॉर्मल घर की, तो पाकिस्तान की तो 25 करोड़ आबादी है। अब उसमें से क्या करेंगे, एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे, और सैंपल एवरेज सैंपल होगा, यानी हज़ार घर सिलेक्ट हुए, 1000 घरों में देखा जाएगा कि एवरेज इनकम क्या है, ठीक है। तो जो एवरेज इनकम आती है वो होती है उसकी रिसर्च से 3000 रुपये पर मंथ, 3000 रुपये पर मंथ एवरेज इनकम है, फ़र्ज़ करें। अब सवाल है व्हाट इज़ योर पॉपुलेशन, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है। दूसरी चीज़, आपका सैंपल कितना है। अब देखिए टारगेट पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन टारगेट है, सैंपल कितना है, 1000 लोगों का सैंपल लिया है। व्हाट इज़ योर मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, इन लोगों में आप किस चीज़ को मेजर करना चाहते हो, एवरेज इनकम को, इनकी एवरेज इनकम क्या है घरेलू। व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट आर यू डीलिंग विद। अब देखिए इनकम जो होती है ना, इनकम एक पैसा, कितना पैसा आ रहा है, और पैसा का कोई नंबर होगा, नंबर से पता चलता है कि पैसा कितना है, तो यानी एक नंबर ऐड होगा तो क्वांटिटेटिव डाटा की तरफ इशारा किया जा रहा है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, आपका पैरामीटर क्या है, आप किस चीज़ को देखना चाह रहे हो, और आपका एस्टिमेट कितना आता है, एंड पे आपको कितना पैरामीटर मिलता है। जैसे आपने देखा कि 3000 रुपये का पैरामीटर मिलता है। तो आप देखें जवाबात को, व्हाट इज़ योर पॉपुलेशन, हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर की पॉपुलेशन देख रहे हैं, सैम्पल साइज़ 1000 घर हैं। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एवरेज इनकम, हाउस होल्ड की इनकम क्या है, कौन सी टाइप ऑफ मेजरमेंट है, ये है कंटिन्यूस। क्या मतलब, अगर आपको याद हो क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसकी 2 टाइप्स थी, क्वांटिटेटिव, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। तो क्वांटिटेटिव में ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। फिर व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, पैरामीटर क्या है, एवरेज इनकम देखना चाह रहे हैं, और कितना एस्टिमेट आया, 3000 रुपये का एस्टिमेट आया। तो ये आपको एक रिसर्च क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि इस तरह से आपका डाटा आता है, ठीक है। फिर कहते हैं इफ़ यू आर आस्क्ड टू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 हाउस होल्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन, अगर आपको कहा जाए कि आप एक पॉपुलेशन में से 1000 घर सिलेक्ट करो, तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो आप उन लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करने का तरीका सही है कि पहले आप जनरल पॉपुलेशन लो, फिर जनरल पॉपुलेशन के ऊपर इंक्लूजन क्राइटेरिया लगाओ, इंक्लूजन क्राइटेरिया के बाद आपके पास जो लोग आते हैं उसके ऊपर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाओ, उसमें से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, फिर स्टडी पॉपुलेशन आएगी, और स्टडी पॉपुलेशन से फिर क्या करो, आपके पास एक सैंपल आ जाएगा। तो अगर मैं इस चीज़ को ना एक दूसरे पेज पर आपको बताऊं कि आपको कहता है कि इफ़ यू आर आस्क्ड, अगर आपको कहा जाए कि आप एक रैंडम सैंपल बनाओ 1000 घरों का एक पॉपुलेशन में से, तो आप किस तरह से ये काम करोगे। तो मैं आपको ये काम करके दिखाता हूँ एक वाइट स्क्रीन पे, कि आपको कहा गया है कि आप क्या करें, 1000 हाउस होल्ड का आप एक सैंपल बनाएं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। पहले आपके पास है जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन। अब आपने क्या करना है, जनरल पॉपुलेशन में आपने क्या करना है, आपने एक इंक्लूजन क्राइटेरिया लगाना है, ठीक है, इंक्लूजन क्राइटेरिया। फिर उसमें से आपके पास आएंगे कुछ लोग, कुछ घर आएंगे, फिर आपने उस पे ऊपर लगा देना है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आएंगे तो आपके पास एक आ जाएगी स्टडी पॉपुलेशन, और स्टडी पॉपुलेशन से फिर आप अपना सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, सैंपल। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान करेंगे और इससे आपका 1000 घरों का सैंपल मिल जाएगा। अब एक होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया गया है कि एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज वाज कैरिड आउट इन पेशावर टू सी whether obesity
इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन इन यंग एडल्ट्स, कि क्या ओबेसिटी का यंग एडल्ट से कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है हाइपरटेंशन से। द इन्वेस्टिगेटर डिसाइडेड इट वाज नॉट फिजिबल टू टेक अ सैंपल फ्रॉम ऑल द यंग एडल्ट्स इन पेशावर। अब देखिए पेशावर में तो बहुत सारे यंग एडल्ट्स हैं, तो क्या हर किसी का डाटा कलेक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अब क्या किया जाए, रिसर्चर ने बेसिकली क्या किया, कमर्शियल फिटनेस सेंटर्स यानी जो जिम वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग बॉडी बिल्डिंग करने एक्सरसाइज करने जाते हैं, उसने इनको सिलेक्ट किया कि वो यहाँ से डाटा हासिल करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, अ रैंडम सैंपल ऑफ यंग एडल्ट्स वाज स्टडीड। यंग एडल्ट्स का जो सैंपल था स्टडी किया गया सेवरल फिटनेस सेंटर से, ठीक है, जिम्स वगैरह से डाटा कलेक्ट किया गया। रैंडमली सिलेक्टेड अ डिटेल्ड लिस्ट, फिर एक डिटेल्ड लिस्ट ली गई फिटनेस सेंटर से पेशावर में, और उनके बॉडी वेट देखे गए और उनके ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ सवालात बनते हैं। व्हाट इज़ द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी। टारगेट पॉपुलेशन क्या है, टारगेट पॉपुलेशन है पेशावर, पेशावर के एडल्ट्स, पेशावर के यंग एडल्ट्स। ठीक है, ये एक टारगेट हमारी पॉपुलेशन है। फिर व्हाट इज़ द स्टडी पॉपुलेशन, आपके पास यहाँ पे स्टडी पॉपुलेशन कौन से लोग बनते हैं। स्टडी पॉपुलेशन आपके पास वो हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, फिटनेस सेंटर्स में जो लोग जाते हैं, वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन है। फिर डज द सैम्पल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन, क्या आपके जो सैम्पल्स हैं वो स्टडी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर सी बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग जो जिम जा रहे हैं वो ज़्यादा अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ओबेसिटी आपको यहीं से उसका पैरामीटर मिल जाएगा कि कितने लोग ओबीज हैं और कितने नहीं हैं। एंड व्हाट डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन, क्या स्टडी पॉपुलेशन आपकी टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जवाब है हाँ करती है, क्योंकि आपने पेशावर के ही लोग जो जिम जा रहे हैं उन्हीं को उठाया, उन्हीं को स्टडी किया, तो यस रिप्रेजेंट हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन है वो टारगेट को एक्सप्लेन करती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स का, जो कि KMU के नोट्स हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।